हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बहुत ही एक स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं जिसमें हम जो 16वीं विधानसभा है जो वर्तमान में राजस्थान में चल रही है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम में देखा भी होगा कि अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि 16वीं विधानसभा में मतदान प्रतिशत कितना था, सर्वाधिक अंतरों से जीत किसने दर्ज की, उसके बाद में नोटा को कितने वोट मिले। और फिर हम थोड़ा सा देखेंगे भजन लाल शर्मा जी के बारे में जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री है और ये राजस्थान के पहली बार ही मुख्यमंत्री बने हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो भजन लाल सरकार है उसमें कैबिनेट मंत्री कौन कौन है और किस मंत्री के पास में कौन कौन सा मंत्रालय है, फिर स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री हैं वो कौन है। और इसके अलावा एक चीज और है जो मैंने इस क्लास में शामिल की है कि राजस्थान से जो है वो राज्यसभा के सदस्य कौन कौन से हैं इस समय। तो आपको पता होगा कि संसद में राजस्थान में राज्यसभा से 10 सदस्य चुन करके जाते हैं। तो उन 10 सदस्यों में हम नाम भी देखेंगे और ये पार्टी भी देखेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने एग्जाम के प्रश्न देखे होंगे तो उसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा से यानी राजस्थान से राज्यसभा में कौन कौन से सदस्य हैं और उनका नाम आएगा और उनके बारे में पार्टी भी पूछ सकते हैं। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि वर्तमान में जो संसद है उसमें राजस्थान से राज्यसभा जो है उसमें कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। थोड़ा सा हम देखेंगे 16वीं विधानसभा के बारे में, यानी 16वीं विधानसभा के चुनाव कब हुए और उसके बाद में रिजल्ट कब आया, कौन सी पार्टी ने कितनी सीट जीती इस चुनाव में और किस पार्टी ने इसमें सरकार बनाई, इसके बारे में हम कंप्लीट देखेंगे। शुरुआत करते हैं हम मतदान से। 16वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए वो है 25 नवंबर 2023 को। तो 16वीं विधानसभा के चुनाव की डेट क्या है, 25 नवंबर 2023। फिर उसके बाद में इसके नतीजे आए 3 दिसंबर 2023 को। इन चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर 2023 को आए। और इस चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव है, तो राजस्थान में वर्तमान में 200 विधानसभा की सीट है। लेकिन ये जो विधानसभा थी 16वीं विधानसभा, इस विधानसभा में चुनाव हुए 199 सीटों पर। अब आप पूछोगे कि जब विधानसभा में 200 सीट है तो फिर चुनाव 199 सीट पर क्यों हुए। तो देखो उसका एक कारण है, क्योंकि श्री कर्णपुर जो श्री गंगानगर का निर्वाचन क्षेत्र है यानी जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां के कांग्रेस के एक कैंडिडेट थे जिनका नाम था गुरमीत सिंह कुन्नर। उनका चुनाव के दौरान क्या हो गया था, निधन हो गया था। और कोई भी राष्ट्रीय पार्टी होती है और उसके किसी कैंडिडेट का अगर चुनाव से पहले निधन हो जाता है तो वहां का जो चुनाव है उसी को क्या किया जाता है, निरस्त किया जाता है, यानी कैंसिल किया जाता है, स्थगित किया जाता है और बाद में उपचुनाव के रूप में वो चुनाव होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि श्री गंगानगर सीट से गुरमीत सिंह कुन्नर जी का निधन हो गया। कांग्रेस के वो प्रत्याशी थे और उसके बाद में राजस्थान में चुनाव कितनी सीटों पर हुए, 199 सीटों पर राजस्थान में चुनाव हुए। तो ये पूछे कि इस बार 16वीं विधानसभा में राजस्थान में कितनी सीटों पर चुनाव लड़े गए, तो वो थे 199 सीटों पर। अब मतदान प्रतिशत कितना रहा, यानी मतदान प्रतिशत कितना रहा, कितने प्रतिशत लोगों ने वोट किए। तो देखो ये मतदान प्रतिशत रहा 70.45%, यानी 75.45% क्या रहा इस चुनाव में मतदान प्रतिशत रहा। अब ये अगर आप लोगों ने भी हाल ही में बीएसटीसी का एग्जाम दिया होगा या फिर उसका पेपर भी देखा होगा तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि 16वीं विधानसभा में राजस्थान में मतदान प्रतिशत कितना रहा। तो वहां पर ऑप्शन में था 75.45%, यानी मतदान प्रतिशत कितना था, 75.45%। अब देखो इसमें भी दो बातें हैं। पहली बात यह कि ईवीएम से मतदान कितना हुआ, तो 74.62%, यानी 74.62% जो मतदान किससे हुआ, ईवीएम से हुआ। और उसके बाद में पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान कितना हुआ, 0.83%। तो अगर आरपीएससी थोड़ा सा इस प्रश्न में डीप में जाना चाहे तो वो आपसे ये भी पूछ सकती है कि राजस्थान की 16वीं विधानसभा में ईवीएम से कितना प्रतिशत मतदान हुआ, तो यहाँ है 74.62% और पोस्टल बैलेट से मतदान 0.83% और ओवरऑल मतदान प्रतिशत पूछे आपसे तो वो कितना है, 75.45%। अब देखो पिछली बार जब 15वीं विधानसभा थी तो 15वीं विधानसभा की तुलना में ये जो 16वीं विधानसभा है इसके मतदान प्रतिशत में क्या देखी गई, वृद्धि देखी गई। यानी पिछली विधानसभा में जितने लोगों ने वोट दिए थे उससे ज्यादा वोट इस विधानसभा में लोगों ने दिए। लोगों ने इन चुनाव में काफी बढ़ चढ़ करके भाग लिया।
तो 15वीं विधानसभा की तुलना में 16वीं विधानसभा में जो है वो मतदान प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई, तो वो वृद्धि हुई थी 0.73%। तो दो चार बातें क्या याद रखनी है। पहली ये कि ये विधानसभा कौन से नंबर की है, तो ये 16वीं विधानसभा है। इसके चुनाव कब हुए, तो 23 नवंबर 2023 को इसके चुनाव हुए। इसके रिजल्ट कब आए, तो 3 दिसंबर 2023 को इसके रिजल्ट आए। और उसके बाद में जो सीट्स थी वो राजस्थान में कितनी सीट्स है, 200 सीट्स है। और इस बार जो 16वीं विधानसभा थी उसमें चुनाव कितनी सीटों पर हुए, तो 199 यानी 199 सीटों पर चुनाव हुए। 199 पर क्यों हुए, क्योंकि जो श्री गंगानगर की एक सीट है कर्णपुर, वहां पर जो गुरमीत सिंह कुन्नर है कांग्रेस के, उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। मतदान प्रतिशत कितना रहा, 75.45%। ईवीएम से कितना मतदान हुआ, 74.62%। और पोस्टल बैलेट से मतदान कितना है, 0.83%। और पिछले चुनावों से इस चुनाव में कितनी वृद्धि देखी गई, 0.73% की क्या देखी गई, वृद्धि देखी गई। उसके बाद में हम थोड़ा सा मतदान प्रतिशत को और ब्रेक करते हैं। इसमें सिंपल सा लिखा हुआ है कि जो कुल मतदान हुआ 75.45%, ये क्या है, कुल मतदान है। और इसमें पुरुष और महिलाओं की थोड़ी सी भागीदारी देखते हैं हम। ठीक है, तो कितने प्रतिशत पुरुषों ने इस चुनाव में वोट किए, तो 74.53% पुरुषों ने इस चुनाव में भाग लिया यानी वोट किए। और महिलाएं कितनी थी, वो थी 74.75%। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पुरुषों की तुलना में जो मतदान प्रतिशत था वो महिलाओं का क्या रहा, अधिक रहा। तो एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि 16वीं विधानसभा में कुल मतदान प्रतिशत 75.45% रहा। दूसरा कथन ये दे सकते हैं कि महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक रहा। और तीसरा ये देख सकते हैं कि इस बार के चुनाव 199 सीट्स पर हुए। और चौथा ऑप्शन देख सकते हैं कि उपरोक्त सभी कथन क्या है, सही है। तो आपको क्या टिक करना है, ऑप्शन डी टिक करना है, क्योंकि महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 16वीं विधानसभा में क्या रहा, अधिक रहा। उसके बाद में हम देखते हैं कि मतदान प्रतिशत में ग्रामीण मतदाताओं ने ज्यादा भाग लिया या फिर शहरी जो मतदाता थे उन्होंने चुनाव में ज्यादा रुचि दिखाई। तो अगर हम ग्रामीण मतदान प्रतिशत देखें तो वो थे 75.62%। और सर्वाधिक ग्रामीण मतदान कहां पर हुआ, तो वो हुआ बांसवाड़ा में, क्या हुआ, सर्वाधिक हुआ। उसके बाद में शहरी मतदान प्रतिशत की बात करें तो शहरी मतदान प्रतिशत हुआ 71.23%। और ये सर्वाधिक कहां रहा, हनुमानगढ़ में सर्वाधिक रहा। देखो ये जो टॉपिक है ये पूरा, ये इसमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा आएंगे, तो यहाँ पर समझाने वाली बात थोड़ी सी कम है। बस आप जैसे मैं बोलता जाऊंगा तो मैं रिवाइज भी करवाता चलूंगा समय समय पर आपको। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि एक साइकोलॉजी में भी है कि जो हम पढ़ करके ज्यादा याद नहीं रहता, हम जब किसी के मुंह से सुनते हैं या फिर कोई भी चीज सुनते हैं तो पढ़ने की तुलना में हमें ज्यादा याद रहती है। तो आप मैं जो जो बोल रहा हूं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। और दूसरी चीज की ये पीडीएफ जो है ये आपको मिली जाएगी, तो आप आराम से इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। और जहां जहां आपको किसी भी तरह का राइटिंग में दिक्कत लगे तो आप पेन कॉपी लेकर भी बैठे, ताकि जहां पर आपको समझने में दिक्कत हो तो वहां पर जहां जहां मैं कुछ ऐड करूं तो आप उसको नोट कर ले। अब देखो आगे चलते हैं हम। सबसे अधिक मतदान कहां पर हुआ, सबसे अधिक मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, तो कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा का जो विधानसभा क्षेत्र था वहां पर सर्वाधिक मतदान हुआ। कितना हुआ, 88.13%, 113%। उसके बाद में सबसे कम मतदान कहां हुआ, तो आहोर की जो विधानसभा है जालोर की, वहां पर सबसे कम मतदान हुआ। तो प्रश्न ये पूछे कि 16वीं विधानसभा में सबसे अधिक मतदान किस विधानसभा क्षेत्र में हुआ, ये किस विधानसभा सीट पर हुआ, तो वो है कुशलगढ़ विधानसभा सीट। कहां की है, बांसवाड़ा की। और कितना हुआ, 88.13%। उसके बाद में पूछे कि सबसे कम मतदान कहां हुआ, तो आहोर विधानसभा क्षेत्र में हुआ, और ये कहां पर है, जालोर में है। और मतदान कितना हुआ, 61.24%। उसके बाद में देखिए कि मतदान में सर्वाधिक वृद्धि किस विधानसभा सीट पर देखी गई, है ना। यहां पर लिखा हुआ है कि मतदान में सर्वाधिक वृद्धि 15वीं विधानसभा की तुलना में किस पर देखी गई, तो बसेड़ी जो धौलपुर था वहां पर सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। और उसके बाद में सबसे ज्यादा जो गिरावट दर्ज की गई वो कहां पर की गई, फलोदी में की गई। तो क्या याद रखना है, पहला ये कि महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में क्या था, अधिक था। सर्वाधिक जो मत पड़े यानी सर्वाधिक मतदान प्रतिशत किस विधानसभा सीट पर रहा, तो कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा की विधानसभा सीट है उस पर रहा। कितना रहा, 88.13%। उसके बाद में सबसे कम मतदान कहां पर रहा, तो आहोर विधानसभा क्षेत्र में रहा।
कहाँ की विधानसभा है? जालोर की। ग्रामीण मतदान प्रतिशत जो है वो शहरी मतदान प्रतिशत की तुलना में क्या रहा? अधिक रहा। और सर्वाधिक ग्रामीण मतदान प्रतिशत कहाँ रहा? बांसवाड़ा में। और शहरी कहाँ पर रहा? हनुमानगढ़ में। तो ये कुछ सीधे फैक्ट्स हैं। या तो आपको कथन के रूप में प्रश्न पूछेंगे या फिर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न आएगा कि ये लाइन लिखी हुई है कि मतदान प्रतिशत महिलाओं का कितना रहा, पुरुषों का कितना रहा, या फिर सर्वाधिक वृद्धि जो है वो कहां पर दर्ज की गई मतदान में। ठीक है, तो ये दो तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं कि सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता, यानी सर्वाधिक मतों से जीत किसकी हुई। तो सर्वाधिक मतों से सोली विधानसभा में जीत हुई थी दिया कुमारी जी की, और जो अभी वर्तमान में जो है डिप्टी सीएम भी है। और इनकी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? विद्यानगर जयपुर से। और इन्होंने 71,365 मतों से क्या जीत दर्ज की गई? जीत दर्ज की। तो पूछे कि सर्वाधिक मतों से जीत किसने दर्ज की, तो वो थी दिया कुमारी। दिया कुमारी वर्तमान में क्या है? हमारी उप मुख्यमंत्री है। और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका विधानसभा क्षेत्र है विद्याधर नगर जयपुर। उसके बाद में पूछे कि सबसे कम मतों से जीत किसने दर्ज की, यानी सबसे कम जीत का अंतराल कहां पर रहा? तो हंसराज पटेल जो थे उन्होंने सबसे कम मतों से जीत प्राप्त की 321 मतों से। और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? कोटपुतली जयपुर। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ दिया कुमारी जी हैं जिन्होंने 71,365 मतों से जीत दर्ज की, और उसके अलावा जो है हंसराज पटेल है, हेमराज पटेल, उसके चुनाव में कितने अंतर रहा? 321 मतों से उन्होंने क्या जीत दर्ज की। उसके बाद में आए कि सबसे युवा विधायक कौन है? तो रविंदर सिंह भाटी जो थे वो शिव बाड़मेर के, वो क्या रहे? सबसे युवा विधायक रहे। और आप लोगों ने इनके कई सारे इंटरव्यू भी देखे होंगे। राजस्थानी जो भाषा है उसको लेकर के ये काफी प्रयास कर रहे हैं कि इस भाषा को मान्यता मिले। और आप इनकी एक खास बात देखोगे रविंदर सिंह भाटी जी की, कि ये जिस भी इंटरव्यू में जाते हैं, जहां पर भी किसी भी तरह की कोई बातचीत करते हैं, तो अपनी जो भाषा है वो कौन सी रखते हैं? राजस्थानी रखते हैं। तो इसके लिए भी युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। और शिव विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। और ये कौन सी पार्टी से थे? तो ये किसी भी पार्टी से नहीं थे। इन्होंने चुनाव कैसे लड़ा था? निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उसके बाद में इन्होंने बाड़मेर वाला जो क्षेत्र था उसमें सांसद का भी चुनाव लड़ा था निर्दलीय, लेकिन वहां पर इनको जीत नहीं मिली थी। लेकिन वर्तमान में क्या है? ये रविंदर सिंह भाटी शिव बाड़मेर से क्या है? विधायक है। और विधानसभा जो 16वीं विधानसभा है उसमें सबसे युवा विधायक कौन है? तो वो कौन है? रविंदर सिंह भाटी। अब पूछे कि सबसे बुजुर्ग विधायक कौन है इस समय 16वीं विधानसभा में? तो श्री हरि मोहन शर्मा जो थे वो बूंदी के, वो सबसे बुजुर्ग विधायक है। और उनकी उम्र कितनी है? 83 वर्ष। तो सबसे युवा पूछे तो रविंदर सिंह पाटिल, और सबसे बुजुर्ग विधायक पूछे तो वो कौन है? हरिमोहन शर्मा। उसके बाद हम देखते हैं कि कुल महिला कितनी है, यानी इस 16वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं जो है वो एज ए एमएलए चुन करके आई। तो इनकी संख्या है 21 महिलाएं चुन करके आई। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि 16वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं जो हैं वो चुन करके आई। तो वो थी 21 महिलाएं। और सबसे कम आयु की महिला कौन थी जो विधायक बनी? वो उनका नाम था नीलम चौधरी। तो इनके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। अब कई सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि क्या सर इतना डीप में पूछा जा सकता है प्रश्न। तो आप अगर आरपीएससी के अभी हाल ही के पेपर्स अगर आप लोग देखोगे तो उनका जो करंट का लेवल है वो बहुत ही शानदार है। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो कथन के रूप में जो प्रश्न आएंगे उनको डील करना बहुत मुश्किल होगा। तो आप लोगों को किसी भी फैक्ट को जो है इग्नोर नहीं करना, और सारे जितने भी तथ्य आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं ये शॉर्ट नोट्स की तरह ही है, यानी इसको कम करने की आप लोग कोशिश मत करना, क्योंकि ये तो आप लोगों को सारे क्या करने हैं? याद करने हैं। और ये मुश्किल है भी नहीं, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है और राजस्थान में चुनाव है और हमें उसके बारे में पता नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मोटी मोटी चीजें जो हमें वो पता है, उसके अलावा जो कुछ प्रतिशत मतदान प्रतिशत है उन पर क्या करना है? विशेष ध्यान देना है। अब देखो चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, और इस विधानसभा के चुनावों के नतीजे आए 3 दिसंबर 2023 को। और जैसा कि राजस्थान में परंपरा बनी हुई है कि एक साल किसकी सरकार, 5 साल कौन रहेगा? बीजेपी रहेगी, फिर कांग्रेस, फिर कौन आएगी? बीजेपी आएगी, फिर कौन आएगी? कांग्रेस आएगी। तो ये राजस्थान में परंपरा चल रही है कि राजस्थान के लोग एक कार्यकाल से ज्यादा एक सरकार को मौका नहीं देते। तो हुआ ये क्योंकि अशोक गहलोत जी की सरकार थी, और उनकी सरकार के बाद में जो है चुनाव हुए, और सबसे ज्यादा सीटें किन्होंने जीती? भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीट जीती। किसमें? 16वीं विधानसभा में। जब 25 नवंबर 2023 को इसके चुनाव हुए थे, 3 दिसंबर 2023 को जब इसके नतीजे आए थे, तो उस समय 115 सीटें किसने जीती? भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ 69 सीटों पर
सिमट करके रह गई। उसके बाद में एक पार्टी और आप लोगों ने इस विधानसभा में नाम सुना होगा, आई थिंक ये राजकुमार रोत की पार्टी है। तो इनकी पार्टी है भारतीय आदिवासी पार्टी, और इनका शॉर्ट में नाम भी क्या है, बाप, यानी इनको बाप कहते हैं। तो भारतीय आदिवासी पार्टी ने कितनी सीटें जीती, 3 सीटें इन्होंने जीती। तो प्रश्न है कि 16वीं विधानसभा में राजस्थान में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन है, तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन है, वो है भारतीय आदिवासी पार्टी। हालांकि इसके पास में सीटें तो 3 ही, ये बहुत बड़ी पार्टी इस समय है नहीं राजस्थान में, बट हाँ अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो पहले नंबर पर कौन है, भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर पर कौन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और तीसरे नंबर पर कौन है, भारतीय आदिवासी पार्टी। उसके बाद में एक राष्ट्रीय लोकदल था, उसने जीती, 1 सीट जीती। उसके बाद में आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है, उन्होंने 1 सीट जीती। और उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें जीती। और निर्दलीय ने कितनी सीटें जीती, तो 8, 16वीं विधानसभा में 8 निर्दलीय जो थे वो चुन करके आए। तो प्रश्न ये आए कि 16वीं विधानसभा में महिला विधायक कितनी थी, तो वो महिला विधायक है 21, और निर्दलीय कितने चुन करके आए, तो वो चुन करके आए 8। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, और इन्होंने बाद में क्या बनाई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन देखो ये थोड़ा सा हम आगे थोड़ा सा उपचुनाव के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर कंपैरिजन के लिए देख लीजिए, क्योंकि जब चुनाव हुए थे उस समय ये स्थिति थी। उसके बाद में 7 सीटें खाली हुई, आगे हम बात करेंगे कि वो सीटें खाली क्यों हुई, कैसे उन पे चुनाव हुए। तो अगर हम वर्तमान स्थिति की देखें, जो कि राजस्थान की जो असेंबली की वेबसाइट है उस पर से मैंने ये डेटा लिया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में इस समय 118 सीट्स हैं। और ये 118 क्यों हुई, क्योंकि क्या हुए थे, उपचुनाव हुए थे राजस्थान में, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास में कितनी सीटें रही, 66। और जो आदिवासी पार्टी थी उसके पास में 4 सीटें हैं। अभी वर्तमान स्थिति बात कर रहा हूं मैं उपचुनाव के बाद की। उसके बाद में जो ये राष्ट्रीय लोकदल थी, इसके बाद में 1 सीट है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जो पार्टी है उसके पास में कोई सीट नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी के पास में 2 सीट है। और उसके बाद में निर्दलीय कितने हैं, अभी भी 8 हैं। और 1 सीट क्या हुई, यहाँ पर रिक्त हुई। रिक्त क्यों हुई, क्योंकि आपने अगर थोड़ी दिनों पहले न्यूज देखी होगी तो अंता जो विधानसभा क्षेत्र है जो कि 12 का है, वहां पर एक विधायक थे कंवरलाल मीणा। तो कंवरलाल मीणा साहब को जो है वो हाई कोर्ट ने दोषी पाया। और दोषी किस केस में पाया, कि उन्होंने आज के 20 साल पहले किसी एसडीएम के ऊपर क्या तान दी थी, गन तान दी थी। तो उसका दोषी पाया गया और उनको कितने साल की सजा दी गई, 3 साल की सजा दी गई। और फिर आप लोगों ने थोड़ा सा, आपको पता भी होगा कि जब किसी विधायक को सजा दी जाती है तो उसकी सदस्यता भी रद्द हो जाती है। तो फिर उसके बाद में हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष थे, कौन, वासुदेव देवनानी साहब, उन्होंने उनकी सदस्यता क्या कर दी, निरस्त कर दी। तो अभी क्या है, 1 सीट क्या है, खाली है। हो सकता है कि उस पर क्या है, चुनाव हो। हालांकि जो कंवरलाल मीणा है वो सुप्रीम कोर्ट भी गए इसमें, हालांकि उनको इससे अभी राहत नहीं मिली है। तो ये सीट अभी क्या है, खाली है, क्योंकि वासुदेव देवनानी ने अंता विधानसभा क्षेत्र से जो कंवरलाल जो मीणा थे उनकी विधायकी क्या कर दी, रद्द कर दी। उसके बाद में जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 200 है। लेकिन चुनाव कितने हुए, कितनी सीटों पर हुए, तो 199 सीटों पर चुनाव हुए। 1 सीट जो रह गई थी उस पर चुनाव कब हुए, तो 5 जनवरी 2023 को उस पर उपचुनाव हुए। और ये सीट कौन सी थी, श्री करणपुर विधानसभा सीट। इसको आप लोगों को याद रखना है कि 16वीं विधानसभा के समय ऐसी कौन सी सीट थी जहां पर चुनाव नहीं हो पाए, तो वो सीट थी श्री करणपुर विधानसभा सीट। और जब इसके चुनाव हुए तो यहां पर जीत करके कौन आए, रुपेंद्र सिंह कुन्नूर जो थे कांग्रेस के, वो यहां पर क्या है, जीत करके आए। तो जो श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में किसको जीत मिली, रुपेंद्र सिंह कुन्नूर को मिली। और ये किसके प्रत्याशी थे, कांग्रेस के। उसके बाद में हम देखते हैं कि फिर 199 सीटों में 1 सीट तो उस समय ही चुनाव होने थे, उपचुनाव, तो वो सीट वहां पर फिल हो गई। उसके बाद में क्या हुआ इन चुनावों में कि 5 जो हैं वो विधायक जो है सांसद बन गए, क्योंकि 2023 में किसका चुनाव हुआ, विधानसभा का, फिर उसके बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ। तो राजस्थान के 5 ऐसे विधायक थे जो बाद में क्या बन गए, सांसद बन गए। तो इस वजह से 5 सीटें तो यहां पर क्या हो गई, खाली हो गई। उसके बाद में जो 5 विधायकों के नाम भी आप देख लीजिए। एक विधायक है हनुमान बेलीवाल जो कि खींवसर विधानसभा से थे। उसके बाद में ब्रिजेंद्र ओला जो कि कहां से थे, झुंझुनू से थे। राजकुमार रोत जो कि बागीओरा से थे। हरीश मीणा कहां से थे, देवली उनियारा से थे। और मुरारी लाल मीणा कहां से थे, दौसा से थे। तो ये बाद में क्या बन गए,
सांसद बन गई, इस वजह से इनकी जो सीट्स थी वो क्या हो गई, खाली हो गई। तो आप देख सकते हैं कि 5 सीट्स तो इस वजह से खाली हो गई क्योंकि जो 5 विधायक थे वो क्या बन गए, सांसद बन गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो 2 विधायक ऐसे थे, अमृत लाल मीणा जो कि सलूम्बर से विधायक थे, और जुबेर खान जो कहां से थे, रामगढ़ अलवर से थे, इनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो कितनी सीटें खाली हुई, तो 5 सीट तो वो जो विधायक क्या बन गए थे, सांसद बन गए थे, और 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर क्या हो गया, निधन हो गया। 7 सीटें क्या हो गई, खाली हो गई। और जब भी सीटें खाली होती है तो फिर विधानसभा में क्या करवाए जाते हैं, उपचुनाव करवाए जाते हैं। तो 7 सीटें खाली थी, तो इस विधानसभा में एक बार क्या है, उपचुनाव हुए, और ये उपचुनाव कितनी सीटों पर हुए, 7 सीटों पर हुए, और 13 नवंबर 2023 को मतदान हुआ, और 23 नवंबर 2024 को क्या हुआ, इसके नतीजे आए। लेकिन इसमें भी अगर मुझे थोड़ा सा और डीप जाना चाहिए कि जो विधानसभा के 16वीं विधानसभा में जो उपचुनाव हुए थे 7 सीटों पर, उन 7 सीटों में से सर्वाधिक मतदान किस सीट पर हुआ, तो खिंवसर जो सीट थी नागौर की, वहां पर सर्वाधिक मतदान हुआ। और सबसे कम मतदान कहां पर हुआ, तो जो दौसा वाली सीट थी वहां पर सबसे कम मतदान हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले की क्लास में हमने 16वीं विधानसभा पढ़ी तो थी, लेकिन एक रेफरेंस के रूप में पढ़ी थी कि जैसे 11वीं पढ़ी, 12वीं पढ़ी, 13वीं, 14वीं, 15वीं और फिर 16वीं विधानसभा हमने देखी थी। लेकिन इस वीडियो में हम काफी डिटेल में देख रहे हैं क्योंकि प्रश्न इससे आएंगे, ये कंफर्म है, और प्रश्न भी बहुत अच्छे लेवल के आएंगे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नोटा की स्थिति क्या रही इस विधानसभा में। नोटा का मतलब है नन ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे आप लोग एग्जाम देते होंगे तो एग्जाम में भी प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो फिर उसके बाद में 3 ऑप्शन आते हैं, और चौथा ऑप्शन आपके सामने क्या आता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी जो ऊपर जो भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। तो ये जरूरत भी महसूस हुई राजस्थान में, या फिर देश भर में ये जरूरत महसूस हुई, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि जो भी पार्टियां कैंडिडेट्स को टिकट दे, जनता उन्हें पसंद नहीं करे, या फिर जनता में से भी कुछ खास लोग ऐसे हों जो उनको पसंद नहीं करते हो। अब न तो वो बीजेपी के कैंडिडेट को पसंद करते हैं, न वो भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के कैंडिडेट को पसंद करते हैं, ना आम आदमी पार्टी, ना निर्दलीय। तो फिर उनके लिए एक विकल्प रखा गया कि अगर आप किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते तो आपके पास में एक ऑप्शन और रहेगा, नोटा, यानी नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी मैंने किसको वोट दिया है, नोटा को दिया है, यानी इनमें से किसी को भी वोट नहीं दिया है। तो अगर हम देखें तो नोटा में कितने हुए, तो टोटल जो मतदान हुआ उसका 0.96% वोट किसमें गए, नोटा में गए, यानी जो कुल जितना मतदान हुआ, मतदाताओं ने भाग लिया, उसके 0.96% जो मतदाता थे उन्होंने अपना वोट किसको दिया, नोटा को दिया। उसके बाद में सर्वाधिक नोटा मतदान का प्रयोग कहां हुआ, तो झाड़ोल की जो विधानसभा थी वहां पर हुआ, और सबसे कम मतदान का प्रयोग कहां हुआ, तो राजगढ़ जो लक्ष्मणगढ़ जो अलवर की जो विधानसभा थी वहां पर सबसे कम नोटा का प्रयोग किया गया। उसके बाद में थोड़ा सा और देखें तो इस चुनाव में थर्ड जेंडर जो थे, वो थर्ड जेंडर मतदाता कितने थे, 348 वोट इन लोगों ने दिए। और प्रदेश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां है, शेरगढ़ जो माउंट आबू में है। राजस्थान में आपको ये तो याद करने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि माउंट आबू एक पठार पर बना हुआ है, और उसके बाद में वहां पर शेरगांव है, वो क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर जैसे नोटा का सिस्टम लागू किया गया तो इससे फायदा क्या हुआ। देखो इससे फायदा कुछ खास है नहीं। जैसे ऐसा तो हो नहीं सकता कि मान लो कोई बीजेपी का कैंडिडेट है और एक कैंडिडेट है कांग्रेस का, और मान लो दोनों कैंडिडेट से ही ज्यादा वोट किसको मिल गए, नोटा को मिल गए, तो क्या फिर वो चुनाव रद्द होगा, तो इसका आंसर है जी नहीं, क्योंकि वो चुनाव रद्द नहीं होंगे। कौन जीतेगा, तो बीजेपी और कांग्रेस दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, इन दोनों पार्टियों में से जिसके पास में सबसे ज्यादा मत होंगे वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। हालांकि हो सब सारे जितने भी कैंडिडेट है उनसे सभी से ज्यादा मत नोटा के पास है, फिर भी कौन जीतेगा, जो दूसरे नंबर का जो है जिसने सर्वाधिक मत प्राप्त किए हैं पार्टियों में, वो क्या है, चुनाव जीत जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास में जो चुनाव की पद्धति है वो कौन सी है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी अग्रता ही विजेता। तो यहां पर नोटा का कुछ खास सेंस है नहीं, क्योंकि नोटा में अगर सब सर्वाधिक मत चले भी जाए तो उससे वहां का विधानसभा क्षेत्र का चुनाव रद्द नहीं होगा, और जो दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको क्या दिया जाएगा, दूसरे नंबर में सर्वाधिक मत जिसको मिले वो क्या हो जाएगा, वहां पर विजयी हो जाएगा। अब फिर ये प्रश्न की तो फिर क्या इसका कोई खास सेंस है नहीं।
तो देखो इसमें एक मोरल सेंस है कि एक नैतिक दबाव रहता है कि मान लो किसी पार्टियों ने उसको टिकट दिए किसी विधानसभा क्षेत्र में और वहां पर सर्वाधिक वोट किसको गए, नोटा को गए, तो एक ये मैसेज आता है कि यहाँ पर जो भी पार्टियों ने जिन भी व्यक्तियों को टिकट दिए हैं उन व्यक्तियों की छवि ठीक नहीं है, लोगों के बीच में वो लोकप्रिय नहीं है, तो इस वजह से सर्वाधिक लोग इनसे क्या है, नाराज है और ये वोट सर्वाधिक वोट उन्होंने किसको दिए, नोटा को दिए। तो एक मोरल प्रेशर जैसा मान लो कि इससे सिर्फ मोरल प्रेशर क्रिएट होता है। किसी भी जगह पे सर्वाधिक नोटा का प्रयोग होने का मतलब ही ये है कि लोगों ने जो दोनों कैंडिडेट से जितनी भी पार्टियों ने जिन नेताओं को वहां पर प्रत्याशी बनाया, लोगों ने उनको पसंद नहीं किया और किनको पसंद किया, किसी को भी नहीं, इसलिए उन्होंने कौन सा बटन दबाया, नोटा का। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में थोड़ा सा मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बात करते हैं। देखो आप वीडियो की तैयारी कर ही रहे हो और वीडियो का एग्जाम भी पास में ही है, 31 अगस्त इसकी संभावित तिथि अभी दी गई है। तो उससे पहले आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ एक चीज बहुत जरूरी है, वो है प्रैक्टिस। आप लोगों को अंत समय तक, जब तक आप एग्जाम में नहीं जाएंगे उससे एक दिन पहले भी आप लोगों को टेस्ट देने ही है, ये कंपलसरी है। इसलिए क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से ये टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें टोटल चॉइस टेस्ट है, जिसमें से 16 टेस्ट क्या होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, 8 टेस्ट फुल लेंथ होंगे और इनकी प्राइस भी बहुत नॉमिनल रखी गई है, 349 रुपए। इसमें भी अगर आप NH01 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको मिल जाएगा, इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग पूरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं प्रॉपर पटवार वीडियो का और कोर्स खरीदना चाहते हैं तो पटवार और वीडियो का एक कॉम्बो कोर्स भी चल रहा है इस समय। तो इसकी भी प्राइस 199 रुपए है, यानी 1999 रुपए, और इसका कूपन कोड क्या है, NS01। तो ये यूज करेंगे तो आप क्या मिल जाएगा, इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा और इसके साथ में जो टेस्ट सीरीज है ये आपको फ्री मिल जाएगी। उसके अलावा देखो पटवार की कई सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि जो पटवार की जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि उसमें बहुत सारे टेस्ट क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से दी गई, 30 के लगभग टेस्ट हुए थे उसमें। तो फिर एक नई टेस्ट सीरीज की शुरुआत की गई है। इस टेस्ट सीरीज में क्या होंगे, 10 टेस्ट होंगे और 10 क्या होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे। और इन फुल लेंथ टेस्ट की प्राइस क्या रखी गई है, 249 रुपए रखी गई है। और इसमें भी अगर आप NS01 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसका टेस्ट भी अभी हाल ही में 8 जून को हो चुका है पहला, तो आप लोग जाकर जरूर इसको देखें। उसके अलावा राजस्थान पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, उनका भी एग्जाम अभी आने वाला है, जस्ट उनकी तिथि घोषित हुई है, तो वो भी फास्ट अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। इसमें टेस्ट में 15 टेस्ट होंगे आपके पास में। इन 15 टेस्ट में से 10 टेस्ट जो है वो टॉपिक वाइज होंगे, 5 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट होंगे और इनकी प्राइस 199 रुपए है। और अगर आप NH01 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को देखना है। अगर आप लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को टेस्ट तो जरूर प्रैक्टिस करना ही है। और ये टेस्ट कहां पे मिलेंगे आपको, क्वालिटी एजुकेशन के ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। तो हमने विधानसभा के चुनाव जो थे वो कंप्लीट देख लिए कि विधानसभा के चुनाव में कहां पर मतदान प्रतिशत ज्यादा हुआ और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और हमने थोड़ा सा फॉर्मेट भी देखा कि किस फॉर्मेट में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब दूसरी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वो है पदाधिकारियों को लेकर के, यानी विधानसभा में जितने भी पदाधिकारी अभी बनाए गए हैं, कौन कौन से मंत्री हैं, उनके पास में कौन सा मंत्रालय है, तो इसको लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब जो हम बात करेंगे वो इन्हीं पदाधिकारियों के लेकर बात करेंगे। देखो अब वर्तमान में जो 16वीं विधानसभा चल रही है, इस 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। और वासुदेव देवनानी क्या रह चुके हैं, हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और इनका अगर आप विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो अजमेर जो उत्तर सीट है विधानसभा की, वहां से ये क्या है, बीजेपी के विधायक हैं। और अजमेर की जो उत्तर सीट है वहां से बीजेपी के विधायक है और इनको क्या बनाया गया, विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। अभी मुख्य सचेतक कौन है विधानसभा में, तो वो मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग। तो प्रश्न है कि 16वीं विधानसभा में मुख्य सचेतक कौन है, तो जोगेश्वर गर्ग। उसके बाद में मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री आपको पता ही होगा भजन लाल शर्मा जी है। उसके बाद में पूछे कि प्रोटेम स्पीकर कौन थे, यानी जब वासुदेव देवनानी जी जो थे वो चुन करके नहीं आए थे, यानी इनको विधानसभा का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, तो उससे पहले प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो वो प्रोटेम स्पीकर कौन थे 16वीं विधानसभा में, कालीचरण सर्राफ। उसके बाद में विपक्ष के नेता कौन है इस समय, तो विपक्ष के नेता है टीकाराम जूली। तो 3-4 बातें याद रखनी। पहली है कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी।
उसके बाद में मुख्य सचेतक कौन है, तो मुख्य सचेतक है जोगेश्वर गर्ग। मुख्यमंत्री कौन है इस समय, भजन लाल शर्मा। प्रोटेम स्पीकर कौन है, कालीचरण सर्राफ। और विपक्ष के नेता कौन है, टीकाराम जूली। और दो क्या है इस समय उप मुख्यमंत्री है राजस्थान में, वो दो कौन कौन है, एक तो है दिया कुमारी जी और एक कौन है, प्रेमचंद बैरवा। ठीक है, तो ये दो डिप्टी सीएम भी हैं वर्तमान में राजस्थान में, एक तो है दिया कुमारी जी और दूसरा कौन है, प्रेमचंद बैरवा। उसके बाद में हम थोड़ा सा भजन लाल शर्मा जी के बारे में देखते हैं। हालांकि इनका जब चयन किया गया था मुख्यमंत्री के लिए, यानी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बहुमत दल का नेता बनाया गया था इनको, तो भजन लाल शर्मा जी जो थे, और इनके बारे में कई सारे थे, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुआ तो आपको पता भी होगा कि पहले वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थे, और वसुंधरा राजे जी को सभी को लग रहा था कि या तो इनको बनाया जाएगा या फिर कोई नया चेहरा लाया जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में किसी भी कैंडिडेट्स को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया था। ये चुनाव ऐसे लड़े गए थे कि किसी को भी बना सकते हैं बाद में मुख्यमंत्री, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी। अब उस समय क्या था कि 3-4 लोग ऐसे थे जिनके नाम चल रहे थे, जैसे एक मान लो किरोड़ी लाल मीणा जी का नाम चल रहा था, उसके बाद में एक तिजारा से विधायक के सांसद थे उस समय बालकनाथ जी, उनका नाम चल रहा था। उसके बाद में दिया कुमारी जी जो थी डिप्टी सीएम अभी बनाया गया है, इनका नाम भी चल रहा था मुख्यमंत्री के लिए। और एक मुख्यमंत्री तो आपको पता ही है, वसुंधरा राजे जी थी सही मुख्यमंत्री की उम्मीदवार। अब हुआ ये कि सबको लग रहा था कि इन चारों में से किसी एक को बनाया जाएगा, लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी, जिस टाइम मुख्यमंत्री की घोषणा की जानी थी, तो उस समय केंद्र सरकार की तरफ से राजस्थान में किसको भेजा गया था, राजनाथ सिंह जी उसमें मेन थे, यानी राजनाथ सिंह जी को भेजा गया। अब उन राजनाथ सिंह जी ने बाद में आपको वो सभा भी देखी होगी कि एक पर्ची आती है किसके हाथ में, वसुंधरा राजे की हाथ में, और वसुंधरा राजे जी जो है वो सीएम के नाम का अनाउंस करती हैं। अब जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होती है तो सारे आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये हैं कौन, क्योंकि ये पहली बार ही विधायक बने थे, पहले ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन में थे, तो ये सांगानेर सीट से पहली बार ही विधायक बने, और पहली बार इनका नाम किसमें आ गया, मुख्यमंत्री के लिए आ गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, भजन लाल शर्मा बनेंगे। तो बाकी जो लोग थे उनके साथ में ऐसा ही हुआ, जैसे अगर पशु परिचर वाली शिफ्ट आप लोगों को पता होगी, तो ये मान लो कि ये मुख्यमंत्री साहब 30 शिफ्ट में थे और फिर अचानक से 20 से 25 नंबर इनके बढ़ते हैं, और जो ये मेरिट में नहीं थे वो क्या आ जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, और बाकी के जो नेता जिनका सिलेक्शन लग रहा था वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो ये उस समय कई सारी बातें चली थी इनको लेकर के। खैर हमें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इससे प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है भजन लाल शर्मा जी, और ये राजस्थान के नवनिर्वाचित क्या है, मुख्यमंत्री हैं, और 15 दिसंबर 2023 को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो प्रश्न यह है कि भजन लाल शर्मा जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली, तो 15 दिसंबर 2023 को। जैसे आप लोगों ने प्रश्न देखा होगा एक, कि राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े को कब बनाया गया या उन्होंने शपथ कब ली, तो उसकी डेट भी पूछी गई थी एग्जाम में कि 31 जुलाई थी या फिर 30 जुलाई थी, 29 जुलाई थी। तो इस तरीके से इसमें भी पूछा जा सकता है कि भजन लाल शर्मा जी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने शपथ कब ली, तो 15 दिसंबर 2023 को उन्होंने शपथ ली। उसके बाद में ये कहां से विधायक बने, तो सांगानेर जो सीट थी वहां पर ये विधायक थे। तो भजन लाल शर्मा जी जो थे वो सांगानेर सीट से विधायक बने, जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे सेफ सीट मानी जाती है, सांगानेर सीट, वहां से ये विधायक बने। और इनके सामने कौन थे, तो इनके सामने थे पुष्पेंद्र भारद्वाज। तो पुष्पेंद्र भारद्वाज जो थे वो इनके सामने थे, और फिर भजन लाल शर्मा जी वहां पर जीत जाते हैं। और कितने मतों से जीते, 48,081 मतों से इन्होंने चुनाव जीता। अब देखो आप बाकी लोगों के मत याद करो नहीं करो, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि आप 200 के लगभग विधायक हैं, उनके कैसे मत याद रखोगे। बट जो मुख्यमंत्री बने हैं कम से कम उनका जो प्रत्याशी है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि सांगानेर सीट थी, 2 प्रत्याशी थे, एक थे भजन लाल शर्मा, दूसरे कौन थे, पुष्पेंद्र भारद्वाज। और भजन लाल शर्मा जी ने पुष्पेंद्र भारद्वाज को हरा दिया, कितने वोटों से हराया, 48,081 वोटों से हराया। और शपथ कब ली मुख्यमंत्री की भजन लाल शर्मा ने, वो ली 15 दिसंबर
2023 को। ये 2-4 बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब देखो भजन लाल शर्मा जी की हम बात करें तो राजस्थान के ये 26वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 26वें नंबर के। लेकिन अगर हम व्यक्ति के हिसाब से देखें, व्यक्ति के हिसाब से, तो व्यक्ति के हिसाब से ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 14वें मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि 4 बार शपथ किसने ली थी? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने ले ली थी। 3 बार कौन रहे? अशोक गहलोत रहे। 2 बार कौन रही? वसुंधरा राजे रही। तो इस हिसाब से अगर व्यक्ति के हिसाब से देखें तो इनका मुख्यमंत्री का क्रम कौन सा है? 14वां क्रम है। और अगर हम पद के हिसाब से देखें, यानी राजस्थान के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो हैं 26वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो मुख्यमंत्रियों की संख्या के हिसाब से कौन से नंबर के हैं? 26वें मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें हम व्यक्ति के रूप में, तो ये कौन से मुख्यमंत्री है? राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री हैं। तो इन 2 चीजों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। अगर पूछे कि व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो 14वें मुख्यमंत्री, ठीक है। और वैसे कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 26वें नंबर के। 16वीं विधानसभा में सांगा ने जो जयपुर की निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए और पहले ये सरपंच के रूप में भी कार्य कर चुके थे। आपने अगर विधानसभा की एक कार्यवाही देखी होगी तो इसमें एग्जैक्ट में मिस कर रहा हूं कौन से विधायक थे, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री थे। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमने नरेगा में भी बहुत अच्छा काम किया था। तो फिर हंसी मजाक में उन्होंने कहा था कि जब आप सरपंच थे तो उस समय नरेगा की योजना आई नहीं थी, तो इस वजह से भी वो थोड़ा सा न्यूज में रहा था। तो क्या याद रखना है कि भजन लाल शर्मा जी 16वीं विधानसभा में अभी जो विधायक बने उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करते थे और फिर संगठन से पहले ये क्या रह चुके हैं? एक बार सरपंच भी रह चुके हैं। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखना। अब हम आते हैं 16वीं विधानसभा की मंत्री परिषद को लेकर के। और मंत्री परिषद में आपको डाउट होना ही चाहिए, हमने पढ़ा था मंत्री परिषद के बारे में कि मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। पहले ये कि कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे कौन होते हैं? उप मंत्री। राज्य मंत्री भी 2 तरह के होते हैं, एक तो राज्य मंत्री होते हैं और एक राज्य मंत्री वो होते हैं जिनके पास में स्वतंत्र प्रभार होता है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा इनकी कैबिनेट के बारे में आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि अभी वर्तमान में कैबिनेट है ही सही, तो इससे कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। और ये इस तरह के प्रश्न हैं कि ये लगभग जब तक ये विधानसभा चलती रहेगी तब तक इनसे प्रश्न पूछे जाना तय है। लेकिन हाल ही में 2023 में इसका गठन हुआ है, तो काफी बड़ी संभावना है, काफी ज्यादा संभावना है कि इससे प्रश्न आपको को पूछा जाए। तो पहला हम मुख्यमंत्री साहब के बारे में बात कर लेते हैं, भजन लाल शर्मा जी। तो पहले तो क्या है, ये मुख्यमंत्री है। दूसरी बात कि इनके पास में गृह मंत्रालय भी इनके पास में ही है। अमूमन अगर आप राजस्थान में देखोगे तो जो मुख्यमंत्री होता है उसके पास में क्या होता है? गृह मंत्रालय होता है। और गृह मंत्रालय में क्या आते हैं? एक तो राज्य में कानून व्यवस्था का संचालन करना और उसके बाद में जो भी पुलिस प्रशासन है, ये सभी किसके अंडर आते हैं? गृह मंत्रालय के अंडर आते हैं। तो इससे में अगर पूछे कि राजस्थान का गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा जी। मुख्यमंत्री भी कौन है? भजन लाल शर्मा जी। उसके बाद में कार्मिक विभाग के मंत्री भी यही रहते हैं, भजन लाल शर्मा। चाहे आबकारी, उसके बाद में गृह आयोजना, सामान्य प्रशासन, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री सचिवालय, सूचना एवं जनसंपर्क, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन सभी के जो है किसके पास में है? ये डिपार्टमेंट भजन लाल शर्मा जी के पास में है। लेकिन 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? पहली ये कि ये मुख्यमंत्री हैं, व्यक्तिगत रूप से 14वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। क्रम से कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के। और इनके पास में कौन सा है इस समय? गृह मंत्रालय भी इनके पास में है। उसके बाद में दूसरी है दिया कुमारी जी। दिया कुमारी जी क्या है इस समय? उप मुख्यमंत्री हैं। और उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इनके पास में क्या है? ये वित्त मंत्री भी हैं, यानी वित्त मंत्रालय भी इनके पास में है। तो आपने देखा भी होगा कि अभी जब विधानसभा में सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया था तो उस समय सॉरी, बजट किसने पेश किया था? तो उस समय बजट पेश किया था श्रीमती दिया कुमारी जी ने पेश किया था। क्यों? क्योंकि ये क्या थी? वित्त मंत्री। अगर आप पहले देखोगे तो अशोक गहलोत साहब के समय गृह मंत्रालय भी अशोक गहलोत साहब के पास में था, वित्त मंत्रालय भी अशोक गहलोत साहब के पास में था। तो आपने देखा होगा अमूमन की राजस्थान विधानसभा में बजट कौन पेश कर रहा था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके पास में वित्त मंत्रालय भी था। लेकिन इस बार वित्त मंत्रालय किसके पास में है? तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के पास में है। इसलिए बजट भी किसने पेश किया? दिया कुमारी जी ने पेश किया। उसके बाद में आप देखें पर्यटन है, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता जैसे मंत्रालय किसके पास में है? दिया कुमारी जी के पास में।
उसके बाद में आते हैं डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, जो भी उप मुख्यमंत्री है। इनके पास में दो चीजें आती है, एक तो तकनीकी शिक्षा वाला डिपार्टमेंट इनके पास में है, एक हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा वाला डिपार्टमेंट किसके पास में है, इनके पास में है। और उसके बाद में परिवहन और सड़क सुरक्षा वाला मंत्रालय भी किसके पास में है, प्रेमचंद बेरवा जी के पास में। तो प्रेमचंद बेरवा जी के बारे में दो बातें क्या याद रखनी है, पहली ये कि ये उप मुख्यमंत्री है, दूसरी तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, और उसके बाद में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा वाला जो मंत्रालय है वो किसके पास में है, वो है प्रेमचंद बेरवा जी के पास में। अब हम आते हैं कैबिनेट मंत्री को लेकर के, यानी कैबिनेट मंत्री कौन कौन थे। देखो कैबिनेट मंत्री भी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कैबिनेट का ही भाग होते हैं। जैसे आप ये मानो कि मंत्रिपरिषद है, उस मंत्रिपरिषद का हिस्सा क्या है, कैबिनेट है। लेकिन जो मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती हैं, जैसे ये मान लो ये तो क्या है, मंत्रिपरिषद, और ये क्या है, ये मंत्रिमंडल है इसके अंदर, यानी कैबिनेट मान लो आप, ये कैबिनेट है। इस तरीके का संबंध होता है मंत्रिपरिषद और किसमें, कैबिनेट में। यानी कैबिनेट किसका हिस्सा होता है, मंत्रिपरिषद का। अब देखो एक तो श्री किरोड़ी लाल जी हैं, जिनके पास में कृषि मंत्रालय, कृषि एवं उद्यानिकी मंत्रालय है। ग्रामीण विकास वाला इनके पास में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, जन अभियोग निराकरण वाला मंत्रालय किसके पास में है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के पास में है। तो ये याद रखना कि कृषि मंत्रालय एवं कृषि एवं उद्यानिकी और ग्रामीण विकास वाला मंत्रालय किसके पास में है, किरोड़ी लाल मीणा जी के पास में। उसके बाद में मदन दिलावर जी, जो काफी चर्चा में रहते ही हैं, रील्स में देखा होगा आपने, यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा होगा इनके कुछ भाषण है। तो विद्यालय शिक्षा यानी जो स्कूल एजुकेशन है और जो पंचायती राज वाला जो विभाग है वो किसके पास में है, संस्कृत शिक्षा विभाग, वो है मदन दिलावर जी के पास में। क्योंकि जैसे 10वीं के रिजल्ट आए, 12वीं के रिजल्ट आए, तो इनके बारे में अनाउंस किसने किया था, तो वो रिजल्ट अनाउंस किए थे श्री मदन दिलावर जी ने। क्योंकि इस समय जो स्कूल एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट किसके पास में है, इनके पास में है। यानी शिक्षा मंत्री कौन है इस समय, मदन दिलावर जी। उसके बाद में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये खेल से संबंधित है। तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इनके पास में है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, युवा मामले और खेल विभाग इनके पास में है। तो कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के बारे में कौन सा मंत्रालय याद रखना है, कि खेल मंत्रालय किसके पास में है, यानी राजस्थान में खेल मंत्री कौन है, तो वो खेल मंत्री कौन है, राज्यवर्धन राठौड़। उसके बाद में श्री गजेंद्र सिंह, इनके पास में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं वाला मंत्रालय इनके पास में, गजेंद्र सिंह क्यूंसर नाम है इनका। अभी अगर आप लोगों ने 1-2 दिन पहले देखा होगा तो इनकी जो धर्म पत्नी थी उनका निधन भी हो गया था। तो ये वही है गजेंद्र सिंह क्यूंसर, ये क्या है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद में श्री बाबूलाल खराड़ी जी, इनको जनजातीय क्षेत्रीय विकास का मंत्रालय दिया गया, यानी विभाग दिया गया। श्री जोगाराम पटेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक संसदीय कार्य और विधि परामर्श मंत्रालय के संबंध किसके पास में है, जोगाराम पटेल जी के पास में। और जोगाराम पटेल जी, आपको पता ही होगा कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के जो उप समिति गठित की गई थी एक कैबिनेट की, उसमें ये कहते संयोजक थे श्री जोगाराम पटेल। उसके बाद में है कि सुरेश सिंह सावत के पास में जल संसाधन मंत्रालय है। अविनाश गहलोत, इनके पास में सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता वाला विभाग है। और जोराराम कुमावत, उनके पास में पशुपालन एवं डेयरी और गोपालन और देह विस्तार वाला विभाग किसके पास में है, जोराराम कुमावत के पास में। हेमंत मीणा के पास में राजस्व उपनिवेशन, कन्हैयालाल जो थे उनके पास में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ये किसके पास में है, कन्हैयालाल चौधरी के पास में। और श्री सुमित गोदारा, इनके पास में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय किसके पास में, इनके पास में। तो ये पूरी कैबिनेट है, तो इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों को पूरे याद न हो तो भी कम से कम थोड़ा बहुत तो आप लोगों को याद रखना है। जैसे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के पास में कौन सा मंत्रालय है, तो गृह विभाग किसके पास में है, भजन लाल शर्मा जी के पास में। वित्त विभाग किसके पास में है, दिया कुमारी जी के पास में। तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा वाला डिपार्टमेंट किसके पास में है, वो है प्रेमचंद बेरवा जी के पास में। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा वाला किसके पास में है, प्रेमचंद बेरवा जी के पास में। खेल मंत्री कौन है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। विद्यालय एजुकेशन यानी जो स्कूली शिक्षा है वो किसके पास में है, मदन दिलावर जी के पास में। कृषि विभाग किसके पास में है, कृषि एवं उद्यानिकी, वो थे किरोड़ी लाल मीणा जी के पास में। उसके बाद में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है, श्री गजेंद्र सिंह। और जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री कौन है, बाबूलाल खराड़ी। और फिर संसदीय कार्य और विधि को कार्यवाही वाले मंत्री कौन है, वो है जोगाराम पटेल। उसके बाद जल संसाधन मंत्री कौन है, सुरेश सिंह रावत। और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत। पशुपालन एवं डेयरी गोपालन देवस्थान जोराराम कुमावत। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रालय श्री कन्हैयालाल। और उसके बाद में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले किसके पास में है, श्री
सुमित गोदारा के पास में। तो ये क्या हुए, ये थे कैबिनेट मंत्री, क्योंकि मंत्रिपरिषद में 3 होते हैं ना, कि कैबिनेट मंत्री है, एक राज्य मंत्री है। राज्य मंत्री के 2 हिस्से हैं, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक होते हैं उप मंत्री। अब हम देखते हैं कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, क्योंकि इनके पास में भी क्या होता है, अपना मंत्रालय होता है। अब इसमें है संजय शर्मा, तो संजय शर्मा के पास में, संजय शर्मा कैबिनेट मंत्री नहीं है, संजय शर्मा क्या है, राज्य मंत्री है। इनके पास में एक स्वतंत्र प्रभार है, और किसका है, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी किसके पास में है, श्री संजय शर्मा के पास में। तो प्रश्न आए कि वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है राजस्थान में, तो इस समय कौन है, श्री संजय शर्मा। गौतम कुमार जी के पास में कौन सा है, सहकारिता विभाग इनके पास में है। झाबर सिंह खर्रा जो थे, नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग किसके पास में है, झाबर सिंह खर्रा के पास में। और हीरालाल जो नागर हैं, इनके पास में है एनर्जी वाला, यानी ऊर्जा विभाग किसके पास में है, हीरालाल नागर के पास में। ठीक है, तो ये राज्य मंत्री भी ये लिखे हुए हैं, जिनको आप लोग पढ़ लेना डायरेक्ट सीधा, क्योंकि इसमें ज्यादा समझाने वाली बात है नहीं। जैसे मंजू भागमार का याद रखना कि ये महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कौन है, मंजू भागमार है। उसके बाद में युवा उद्योग मामले खेल मंत्री कौन है, श्री कृष्ण कुमार बिश्नोई है। यानी खेल राज्य मंत्री कौन है, जिनके पास में युवा मामले और खेलों से संबंधित राज्य मंत्री कौन है, तो वो कौन है, कृष्ण कुमार बिश्नोई। और गृह गोपालन और पशुपालन गृह राज्य मंत्री कौन है, वो है जवाहर सिंह बेडम। तो गृह मंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा। गृह राज्य मंत्री कौन है, जवाहर सिंह बेडम। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये मुझे जो लग रहा है कि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे कि राजस्थान से राज्यसभा में सदस्य, देखो संसद से कितने सदस्य जाते हैं, राजस्थान से संसद में कितने सदस्य जाते हैं, तो संसद में जाते हैं 35 सदस्य जाते हैं। और इन 35 में से 25 कौन से हैं, लोकसभा के, और 10 किसके जाते हैं, राज्यसभा के। तो प्रश्न आए कि संसद में राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं, तो 35 से, 25 लोकसभा से और 10 किससे, राज्यसभा से। अब देखो इन 10 का नाम आप लोगों को याद रखना है। इसमें अगर आप लोगों को थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा हो, तो जब मैं इसकी पीडीएफ आपके साथ में शेयर करूंगा, तो वहां पर आप इसको ठीक से देख लेना। बस ये नाम आप लोगों को याद रखना है। पहली बात ये याद रखनी है कि इस समय राजस्थान में जो है वो 10 राज्यसभा की सीटें हैं, और 10 की 10 क्या है, भरी हुई है, यानी कोई भी सीट खाली नहीं है, रिक्त सीट एक भी नहीं है। तो इसमें प्रत्याशी कौन होने, एक तो है श्री नीरज डांगी, उसके बाद में दूसरे नंबर पर राजेंद्र गहलोत, श्री रवनीत सिंह, घनश्याम तिवाड़ी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल बालकृष्ण वासनिक, प्रमोद कुमार, चुन्नीलाल गरासिया, मदन राठौड़, और कौन है, श्रीमती सोनिया गांधी। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि सोनिया गांधी किस राज्य से राज्यसभा में सीट, मतलब किस राज्य से प्रतिनिधित्व कर रही है राज्यसभा में, तो वो कर रही है राजस्थान से। तो 10 नाम याद रख रहे हैं, श्री नीरज डांगी, उसके बाद में राजेंद्र गहलोत, रवनीत सिंह, घनश्याम तिवाड़ी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल बालकृष्ण वासनिक, प्रमोद कुमार, चुन्नीलाल गरासिया, मदन राठौड़, और कौन है, श्रीमती सोनिया गांधी। इसमें सोनिया गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसके बाद में प्रमोद कुमार भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, मुकुल वासनिक इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है, नीरज डांगी। तो कांग्रेस के पास में कितनी सीटें हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 5। 5 सीटें किसके पास में है, कांग्रेस के पास में है, और 5 सीटें किसके पास में, बीजेपी के पास में। तो कांग्रेस और कौन है यहां पर, बीजेपी। बीजेपी के पास में कितनी सीटें हैं, 5। कांग्रेस के पास में कितनी सीटें हैं, 5। तो ये सीटें भी आप लोगों को याद रखनी है। एक बार फिर रिकॉल करवा देता हूं, श्री नीरज डांगी इंडियन नेशनल कांग्रेस, राजेंद्र गहलोत भारतीय जनता पार्टी, श्री रवनीत सिंह भारतीय जनता पार्टी, घनश्याम तिवाड़ी भारतीय जनता पार्टी, रणदीप सिंह सुरजेवाला इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद में श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक कौन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, उसके बाद में प्रमोद कुमार इंडियन नेशनल कांग्रेस, चुन्नीलाल गरासिया भारतीय जनता पार्टी, मदन राठौड़ भारतीय जनता पार्टी, और फिर उसके बाद में सोनिया गांधी भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद में राजस्थान से लोकसभा के सदस्य भी हैं, इनको भी आप लोगों को याद रखना है। हालांकि एग्जाम में प्रश्न पूछा इनसे थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ अगर आप लोगों को प्रश्न पूछे और हम अगर थोड़ा सा विधानसभा के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी ध्यान रखना है। तो ये पीडीएफ में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ये आप लोग देख लेना, पूरे 25 नाम इसमें लिखे हुए हैं, और ये एकदम लेटेस्ट है, क्योंकि अभी हाल ही में जो वेबसाइट है
उससे ही मैंने ये डेटा लिए हैं। तो आप लोग इसमें किसी भी तरह का संशोधन करने की जरूरत नहीं है, ये करंट से क्या है पहले अपडेट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये 25 नामों को आप लोगों को याद रखना है। अब देखो 2-3 चीजें याद रखनी। पहली है तो ये राज्यसभा सदस्य वाला आप लोगों को कंप्लीट याद रखना है, पूरे 10 के 10 नाम याद होने चाहिए, बीजेपी के कितने, कांग्रेस के कितने, ये भी याद होने चाहिए। उसके बाद में कैबिनेट मंत्री पूरे याद होने चाहिए आपको। राज्य मंत्रियों में जो स्वतंत्र प्रभार है वो वाला हिस्सा याद होना चाहिए, और फिर राज्य मंत्री है वो भी याद होने चाहिए। फिर उसके बाद में जो हमने विधानसभा के चुनाव देखे थे, 16 विधानसभा के चुनावों के बारे में, वो भी याद होने चाहिए। फिर जो पार्टियां हैं इनकी सीट्स भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, एग्जैक्ट याद होनी चाहिए कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। तो इसमें से कौन सा हिस्सा है जो हम छोड़ सकते हैं? तो कोई भी हिस्सा आप नहीं छोड़ सकते, आपको सभी ये याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले ही मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए। लेकिन जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, उनको हम कम नहीं करेंगे, चाहे टाइम कितना भी लगे, चाहे आपको याद करने में दिक्कत कितनी भी हो, आप लोगों को याद करना ही है। इसके अलावा आपके पास में और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा और कौन से टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो लाया जाए, तो उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।